सगळं व्यवस्थित. आता किती लेक्चर मिस झाले. हॅलो हॅलो. अंकुश कधी येणार आहे? आज आलाय पण आला नाही. झोपा काढतोय का? झोपा काढतोय. फॉर्मॅट बनवला. प्रॉफिट अँड लॉसचा फॉर्मॅट बनवला. बनवला का? चालू आहेत ना ग? फॉर्मॅट बनवला का सगळ्यांनी? प्रॉफिट अँड लॉसचा करायला लावलेला नाही केला. नाही केला. तू पण नाही केला. तू आई नाही ती. दाखव. ज्यांनी केलंय काढा बरं. बुक दाखवा. श्रद्धा काय नाही केलं रे? विसरले. तुझं विसरला. आपण का नाही केलं? ही नव्हती का? कुठं होती तू काल? कोणाच्या? तेवढंच करा. सकाळची एवढे एंगेजमेंट. एवढं सकाळचं जायचं होतं तुला? ठीक आहे. आता काय सांगायचं? ओके. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. ठीक है. ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट वी रिकॉर्ड all the indirect expenses and losses. On the credit side of P&L account we record all indirect income and gains. So after closing the profit and loss account we get either net profit or नेट लॉस. अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड किया जाएगा या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा. अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में से लेस किया जाएगा या फिर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा. ठीक है. हाँ, अभी ये भी बताओ मुझे, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इज पार्थ. डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इज क्या होता है? डेबिट बॅलन्स ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इज, त्याचं ऐकून नको सांगू. मानसी सांग.
धनश्री बताओ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज? Credit balance of P&L account is net profit and debit balance is net loss. कैसे याद रखने के लिए कहा था? कसं लक्षात ठेवायला सांगितलं होतं श्रेया? यस, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है ना? डेबिट बैलेंस यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड इज एक्सपेंस वाली साइड, अगर वो ज़्यादा है तो फिर लॉस हो रहा है. क्रेडिट बैलेंस यानी कि वो साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है. तो क्रेडिट बैलेंस कब यानी कि इनकम ज़्यादा है तो फिर क्या मिलेगा? प्रॉफिट होगा. ठीक है, इस तरीके से याद रखने के लिए कहा था. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैलेंस शीट, है ना? अभी फाइनल अकाउंट हम लोग कर रहे हैं. फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और उसके साथ साथ जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं ये अभी तक हम लोग ने सीखा है. ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल के मेथड्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, इन सारे अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, इनके डेबिट क्रेडिट में क्या लिखना है, ये अभी तक किया है. ओके, अभी आज के लेक्चर में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे. बैलेंस शीट ऑलरेडी आप लोग 11 से बनाते आ रहे हो, राइट? वहाँ पर भी फाइनल अकाउंट में हम लोग ने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया था. तो बैलेंस शीट क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? बैलेंस शीट के बारे में. ठीक है, अभी मान लो मैंने ये बैलेंस शीट बना ली. धनश्री मुझे बताएगी इधर क्या लिखना पड़ेगा रे मुझे ऊपर? क्रेडिट साइड लिहावं लागेल ना? आहेस म्हणजे बरोबर आहेस ना, म्हणजे मला वाटलं अजून एंगेजमेंटमध्येच आहे का. सो बैलेंस शीट दिस इज नॉट एन अकाउंट, राइट? बैलेंस शीट ये अकाउंट है क्या? बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज द स्टेटमेंट. ये पहली बात तो आप ध्यान में रखो. बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है. जैसे कोई भी अगर लेजर अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो उसके दो साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट. तो क्या बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट होगा? नहीं. बैलेंस शीट ये कोई अकाउंट नहीं है, यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होने वाला. ठीक है, तो यहाँ पर साइड्स रहेंगे. ये स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट. बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज स्टेटमेंट. ये पहली बात तो आप ध्यान में रखो. ये कोई अकाउंट नहीं है, तो ये एक स्टेटमेंट है जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है बिजनेस की. ये बैलेंस शीट ये एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने असेट्स कितने हैं, अपने लाइबिलिटीज कितनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो ये स्टेटमेंट है. तो इसके लिए दो साइड्स होंगे. बैलेंस शीट के दो साइड्स है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड. अभी यहाँ पर इस साइड में, ठीक है, अगर इस साइड से देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई. ओके, तो ये इस साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या रिकॉर्ड करेंगे? लाइबिलिटीज. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटीज. ये कॉलम होंगे अपने रुपीज के कॉलम, इनर कॉलम, आउटर कॉलम. और राइट हैंड साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं असेट्स. ओके, अगेन ये रुपीज वाले कॉलम. सो लाइबिलिटीज एंड असेट्स इस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं. अभी ये जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, दिस इज द टी शेप बैलेंस शीट, कि जहाँ पर एक साइड में लाइबिलिटीज लिखी जा रही है, एक साइड में असेट्स लिखे जा रहे हैं. ठीक है, अभी आगे जाके आपको सिलेबस में मतलब ये वाली बैलेंस शीट अभी यूज़ नहीं होती. अभी बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, वर्टिकल बैलेंस शीट वाला. ठीक है, अभी यहाँ पर सिलेबस में तो आपको टी शेप बैलेंस शीट ही है, लेकिन जब कैश फ्लो वगैरह स्टेटमेंट बनाने के लिए कहते हैं ना, तो वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है. ओके, जो अभी न्यू बैलेंस शीट के फॉर्मेट के हिसाब से. ठीक है, कोई नहीं, अभी इसी को सीख लेते हैं कि लाइबिलिटीज एंड असेट्स. अभी पहले आते हैं लाइबिलिटीज साइड के पास. तो लाइबिलिटीज साइड में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा रे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? यस, कैपिटल. सबसे पहले तो कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं हम लोग. ठीक है,
अगर कैपिटल के लिए सेपरेट अकाउंट किया है तो ओके, सेपरेट अकाउंट बनाकर वहाँ से जो बैलेंस मिलेगा वो यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया जाएगा, ठीक है। मतलब वो भी हो सकता है या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो कैपिटल लिखा जाएगा। अभी कैपिटल ये लाइबिलिटी क्यों मानी जाती है? व्हाई कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी? बिकॉज ये कैपिटल जो है, जो फर्म में इन्वेस्ट किया गया है, पार्टनर ने, ओनर ने, प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में डाला गया है, दैट इज कैपिटल। तो ये वाला कैपिटल बिजनेस को या पार्टनर ने जो इन्वेस्ट किया है, तो वो बिजनेस सेपरेट होता है, ओनर सेपरेट होता है, तो बिजनेस को वो कभी ना कभी वापस रिटर्न करना है, उस ओनर को, प्रोप्राइटर को वापस रिटर्न करना है। जब फर्म बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, क्लोज हो रही है, तब वो वापस से रिटर्न करना है। तो दैट्स व्हाई कैपिटल ये लाइबिलिटी ट्रीट की जाएगी, कैपिटल को लाइबिलिटी माना जाएगा, ठीक है। अभी लाइबिलिटीज और कौन से तरह की लाइबिलिटीज होती है? लाइबिलिटीज कौन से टाइप की लाइबिलिटीज होती है? नॉन करंट एंड करंट, नॉन करंट एंड करंट। अभी नॉन करंट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए बोल सकते हो, नॉन करंट यानी कि जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, करंट यानी कि जो शॉर्ट पीरियड विद इन अ ईयर के लिए जो होता है ना, दैट इज करंट। नॉन करंट जो 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए है, उसे नॉन करंट कहेंगे। तो अभी नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ सकता है? जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ओके। अभी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या आएगा कि हम लोग जैसे लोन ले रहे हैं, तो बैंक का लोन हो गया, ओके, या फिर डिबेंचर्स हो गए, ये सब कुछ किस में कंसिडर किया जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में, कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए है, जो हम लोग लाइबिलिटी यहाँ पर लोन वगैरह इस तरह से ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। इस तरह से शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में क्या आएगा? मतलब करंट लाइबिलिटीज जो शॉर्ट पीरियड के लिए है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में क्या आता है? हाँ, क्रेडिटर्स हो गए, जो करंट लाइबिलिटीज में हम लोग कंसिडर करेंगे कि क्रेडिटर्स जिसको पे करना है, हमें बिजनेस को जिसको पे करना है ना, टू हुम बिजनेस ओ मनी, है ना, बिजनेस ओज मनी टू हुम, दैट इज क्रेडिटर्स। उसके साथ साथ और बिल्स पेएबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, ये सारी लाइबिलिटीज जो है ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में कंसिडर करेंगे। बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ओके, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यहाँ पर मानी जाएगी। आप लाइबिलिटीज का कॉलम देख सकते हो बुक में, देखो कैपिटल लिखा जाएगा, पहले जो भी पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स है उनका कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, इफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट भी रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। क्या करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? तो क्रेडिट बैलेंस। अभी आप यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है सभी ने, कि असेट का जो बैलेंस होता है, असेट हैज डेबिट बैलेंस, ध्यान में रखो, ये बात इंपॉर्टेंट है। असेट हैज डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, ये बात ध्यान में रखनी है। असेट का जो बैलेंस रहेगा दैट इज डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी का जो बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो अगर करंट अकाउंट का आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है, दैट मीन्स वो आप लाइबिलिटी में लिखोगे। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है तो असेट में लिखा जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। हाँ, इसके साथ साथ आपको जनरल रिजर्व्स वगैरह दिए होंगे, वो लाइबिलिटी होगी, उसको लाइबिलिटी में डालेंगे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, देन लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक का लोन हो गया, लोन फ्रॉम पार्टनर्स हो गया, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो वहाँ पर एडजस्टमेंट की जाती है उसमें। उसके साथ साथ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ओके। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ओके, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये जो है ये भी लाइबिलिटी मानी जाएगी। इनको क्यों लाइबिलिटी माना जाएगा, ये हम लोग एडजस्टमेंट अभी सीखने ही वाले, आज ही के लेक्चर में वो पार्ट करेंगे, वहाँ पर आपको ये क्लियर होगा कि ये क्यों लाइबिलिटी में जा रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लाइबिलिटी क्यों ट्रीट की जा रही है, ये आगे सीखेंगे। तो दिस इज द लाइबिलिटी साइड। इस तरह के सारे जो भी लाइबिलिटीज, तो वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, कैपिटल हो, ये सभी कुछ लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा।
अभी आते हैं असेट साइड के पास। असेट साइड में भी जो असेट्स है उसको कैटेगराइज्ड किया गया है। कौन से असेट में? लाइक फिक्स्ड असेट, करंट असेट्स, है ना। और इसमें असेट्स के टाइप्स आप लोगों ने सीखे होंगे, है ना। लास्ट ईयर भी हम लोग ने ये किया था, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट, इस तरह के असेट्स होते हैं। तो फिक्स्ड असेट सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अभी फिक्स्ड असेट क्या? जो कि फिक्स्ड इन नेचर, लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसे असेट्स फिक्स्ड असेट कहलाएंगे, है ना। और करंट असेट क्या होते हैं? जिसमें इजीली कैश कन्वर्टेबल जिसको किया जा सकता है और विद इन ईयर के लिए होते हैं, ऐसे असेट्स को हम लोग करंट असेट कहेंगे। तो जैसे कि अभी असेट्स में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये जितने भी फिक्स्ड असेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे फिक्स्ड असेट्स के ऊपर क्या निकाला जाता है? डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। फिक्स्ड असेट्स के ऊपर क्या निकाला जाएगा? डेप्रिसिएशन, इसमें से माइनस किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ करंट असेट्स जो भी है अपने, वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाता है। फिक्स्ड असेट, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स, ऐसे असेट्स के टाइप होते हैं। तो जनरली हमें फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स क्वेश्चन में दिया गया है, ओके। फिक्टिशियस असेट जो फ्यूचर के हिसाब से है, उसे कहा जाएगा। देन फर्नीचर फिक्चर्स है, इक्विपमेंट्स हो गए। देन डिलीवरी, मोटर वैन या फिर लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। उसके बाद पेटेंट्स है, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, ये सारे जो है फिक्स्ड असेट्स है। दैट्स व्हाई वहाँ पर उसके ऊपर से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ करंट असेट्स में क्या आएगा? लाइक आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक का भी एक इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, ओके। इंश्योरेंस रिसीवेबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और करंट अकाउंट का, जैसे मैंने कहा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लाइबिलिटी साइड, और उसी तरह से करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो असेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बैलेंस शीट, जहाँ पर लाइबिलिटी साइड में हम लोग सारे लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, असेट्स में सारे असेट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ये आखिर में जाकर ये बैलेंस शीट अपनी क्या होनी चाहिए? टैली होनी चाहिए। टैली यानी कि जहाँ पर जितनी आपकी लाइबिलिटी साइड है उतनी ही आपकी क्या आनी चाहिए? असेट्स वाली साइड आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये टैली हो गया तो मतलब अपने सारे सम्स, सारे कैलकुलेशन, सारे पोस्टिंग वगैरह क्या है? सही है। अगर ये टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो आपकी मिस्टेक हो रही है, वहाँ पर कुछ एरर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बैलेंस शीट। अभी देख लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में क्या कहा है बुक में। देखो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ये कोई अकाउंट है क्या? नहीं, इट्स अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या कर रहा है? हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है। इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे। और ऑन अ पर्टिकुलर डे मतलब ये कब बनता है? एट द end of the year, that is on 31st March के दिन। So all the liabilities are recorded on the left hand side। लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज रिकॉर्ड किए जाएंगे, where all the assets are recorded on the right hand side। and the balance sheet is not an account but a statement। बैलेंस शीट कोई अकाउंट है क्या? नहीं। तो क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है हमें फर्म की एज ऑन द गिवन डेट इन द फॉर्म ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो हमें असेट्स, लाइबिलिटीज के फॉर्म में फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है कि इससे हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन समझ सकते हैं कि फर्म के कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है ना, कि फर्म की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियली कहाँ स्टेट कर रहा है, कहाँ कि फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, ये समझ पाते हैं हम लोग किसकी वजह से? बैलेंस शीट। और ये डिसीजन लेने के लिए आगे काम में आता है फर्म को, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती है। क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ओके। हाँ, अभी हम लोग मेन जो पार्ट है इसके साथ साथ, अभी ये तो आप लोगों ने 11th में भी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सीखी थी, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है। हाँ, अभी यहाँ पर इसके आगे जो सीखने वाले हैं दैट इज एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट, ठीक है। कि एडजस्टमेंट्स, कौन से एडजस्टमेंट्स रहने वाले हैं और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स किस तरह से हम लोग करेंगे, वो वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स से इसमें से आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द पार्ट 11th में किया है, लेकिन 12th में जाकर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर नए एडजस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, वो सभी सीखने हैं।
एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट कर लेते हैं। ओके अभी एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स होते हैं? पार्थ एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 है ना। हर एक एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, तो लेट्स सी एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। आप एक बार समझ गए कि कौन से एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स क्या करने हैं। अभी ऑलरेडी हम लोग ने अकाउंट्स के बारे में देखा है कि कौन से आइटम्स कहाँ जा रहे हैं, वो भी सीख लिया। एक बार एडजस्टमेंट्स अच्छे से क्लियर हो गए देन फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो एडजस्टमेंट्स में यहाँ कुछ एडजस्टमेंट्स लिखेंगे हम लोग, उसका फर्स्ट इफेक्ट एंड उसका सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। लेट्स सी, शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक से एडजस्टमेंट से। कौन सी रे? क्लोजिंग स्टॉक। अभी ऑलरेडी आप ये 11th में सीखे हुए हैं, है ना। क्लोजिंग स्टॉक कोई बताएगा मुझे? क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स। नम्रता बताओ। यस, तो इसके 2 इफेक्ट्स क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट जा रहा है कहाँ पर? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, ये 2 इफेक्ट्स हमें पता है। अभी क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्या होता है? आता संग, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? यस, कि हम लोग ये जो बैलेंस शीट है, फाइनल अकाउंट है, एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है कि अपने पास जो भी गुड्स है, अभी हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट यहाँ पर किसका प्रिपेयर किया जा रहा है? ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ऐसी कंसर्न ट्रेडिंग कंसर्न, जो बाइंग सेलिंग एक्टिविटी कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो कि क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्या, कि जो स्टॉक हम लोग ने साल भर में जो भी परचेस किया, सेल किया, फिर ऐसे करके वो एंड ऑफ द ईयर में जो भी अपने पास बचा है ना, रिमेनिंग स्टॉक, जो शिल्लक राहिलेला स्टॉक अपन म्हणतो कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी रिमेनिंग स्टॉक है, उस स्टॉक को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। जो बचा हुआ स्टॉक अपना है साल भर में, उस स्टॉक को थोड़ी ना हम लोग ऐसे ही डाल देंगे कि हाँ इस साल का खत्म, दूसरे साल में नया स्टॉक लाते हैं, ऐसा थोड़ी रहता है, राइट। कि वो स्टॉक वैसे ही रहेगा, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, वही स्टॉक हम लोग नेक्स्ट ईयर भी यूज करेंगे, उसी में से गुड्स सेल करेंगे, राइट। तो वही स्टॉक आगे जाके कौन सा स्टॉक बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। सो करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, नेक्स्ट ईयर जाकर वो क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं? अभी जैसे कि ये गुड्स से रिलेटेड है या नहीं है? स्टॉक यानी कि गुड्स, स्टॉक यानी कि गुड्स इन्वेंटरी, राइट। तो ये गुड्स से रिलेटेड हुआ। तो जो भी स्टॉक अपना रिमेनिंग स्टॉक है, क्योंकि हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट ये कौन से, ये अकाउंट किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, राइट, सीखा था हम लोग ने। हाँ, तो गुड्स से रिलेटेड है, दैट्स वाई इसका एक इफेक्ट कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि बाय क्लोजिंग स्टॉक, के एंड में बचा हुआ जो भी स्टॉक है अपना, वो क्लोजिंग स्टॉक। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जा रहा है? बैलेंस शीट के असेट साइड में। फोनच्या बद्दल तुम्हाला काय सांगितलं होतं? मोबाईलचं काय सांगितलं होतं सगळ्यांना? कोणाचे मोबाईल कुठे आहेत? हां, ठेवा पुढे, चला। एक्सपेंसेस, अभी हम लोग ने ट्रेडिंग एंड पीएनएल सीखा। एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जा रहे? कौन से अकाउंट के? हाँ, एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड किए जा रहे? तो ये मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, राइट। इसके डेबिट में
या फिर पीएनएल के डेबिट में हम लोग यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, तो अगर ऐसा कोई एक्सपेंसेस है, जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस है कौन सा, सैलरी वाला, है ना, कि सैलरी जो एम्प्लॉय की सैलरी है, अभी हम लोग अकाउंटिंग जो कर रहे हैं पूरे साल भर का अकाउंटिंग किया जा रहा है, होल 1 ईयर का अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। हाँ, तो पूरे साल भर की सैलरी कितनी गई है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, राइट। तो मान लो कि सैलरी जो है 10,000 यहाँ पर हम लोग ने दी है, लेकिन अभी भी 2 मंथ्स की सैलरी जो है ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है। 2 मंथ्स की सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब पूरे साल भर में 10 महीने की सैलरी 10,000, दिस इज फॉर 10 मंथ्स, 10,000 दिस इज फॉर 10 मंथ्स, ये 10,000 10 महीने की सैलरी दी है। अभी भी 2 महीने की सैलरी क्या है रे, पेंडिंग है ना, देना बाकी है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग। ओके, कि पूरे एम्प्लॉय की जो सैलरी है इसमें 2 महीने का सैलरी दिया ही नहीं है, लास्ट 2 मंथ का सैलरी अभी तक दिया नहीं है, लेकिन ये साल का अकाउंटिंग हमें क्लोज करना है, 31 मार्च को यहाँ पर अकाउंटिंग क्लोज करना है, पूरा हिसाब किताब क्लियर करना है, तो फिर वहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा कि 2 महीने की सैलरी इतनी है, वो जो देना बाकी है, राइट, दैट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो वो अमाउंट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ अभी आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट्स क्या होने वाले वो ध्यान में लेते हैं। अभी अकाउंटिंग जो है पूरे 12 मंथ्स का होगा, तो मेरे पास जो अमाउंट है वो 12 मंथ्स की यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर मैं बस 10 मंथ्स का ही ले लूँ तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब 2 महीने का सैलरी अभी देना बाकी है, तो देना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब इस सैलरी में मुझे 2 मंथ्स का क्या करना चाहिए, ऐड या लेस, ऐड। ये समझ में आ रहा है ना कि 2 मंथ्स की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर जो भी आउटस्टैंडिंग वाली अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स, राइट, आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स, ये मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर 10,000 10 मंथ के लिए है तो 1 मंथ के लिए 1,000 हो जाएगा, इसका मतलब 2 मंथ्स के लिए 2,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करके 2,000 हम लोग ने सैलरी यहाँ पर क्या कर ली, ऐड। इसका मतलब पूरे साल भर के लिए सैलरी कितनी हो गई, 12,000। ओके, अभी आउटस्टैंडिंग, ये स्टेटमेंट मार्क करके रखो, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही होगा। ये स्टेटमेंट मार्क करके रखो, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही होने वाला है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या हो रहा है, ऐड होगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या करना है, ऐड करना है। किस में ऐड करना है, जो भी आपको एक्सपेंडिचर दिया है, जो भी एक्सपेंसेस दिए, फिर वो सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकता है, एडवर्टाइजिंग हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, रेंट हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे नहीं कि हमेशा सैलरी ही आएगा, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया है। यहाँ पर कुछ वेजेस दिया जा सकता है आपको, अगेन रेंट दिया जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस आपको अदर एक्सपेंसेस दिए जा सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। ये इफेक्ट आइदर पीएनएल में जाएगा, वो डिपेंड करता है ना एक्सपेंस कौन सा है। अगर यही एक्सपेंस मैं वेजेस वाला दे दूँ तो कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, है ना। ट्रेडिंग में जाकर वेजेस में क्या होगा, फिर वो ऐड आउटस्टैंडिंग वहाँ पर ऐड होगा। तो आइदर पीएनएल और ट्रेडिंग के डेबिट में जाकर वो क्या होगा, ऐड। तो ऐड कहाँ पर, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के या फिर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना। जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है उसमें जाकर क्या करना है, ऐड करना है। हाँ, क्या चल रहा था अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। ठीक है, वापस आते हैं स्टडीज में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का फर्स्ट इफेक्ट हम लोग ने सीखा कि क्या होने वाला है, ऐड ही होगा। ये मार्क करके रखो, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर अगर आता है, आउटस्टैंडिंग ये वर्ड अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो देना बाकी है, तो देना पड़ेगा ना। एक्सपेंसेस 10,000 ही दिए और 2,000 देने बाकी है, तो देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, ड्यू है, दैट्स व्हाई ऐड करना है। तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही होगा। अबे आउटस्टैंडिंग क्या है रे, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या है, ध्यान दो, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपकी जो अमाउंट है, जो पैसे है वो देने बाकी है, तो पैसे जा रहे हैं ना,
पैसे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, राइट। मतलब हमें पे करना है, अभी पे हुआ है क्या, पे करना बाकी है, अमाउंट जो है अपनी जाने वाली है। तो दैट्स वाई इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो कहाँ पर आएगा, जहाँ पर पैसे जाने वाले हैं। जहाँ पर पैसे जाने वाले हैं तो अपनी बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एक असेट और एक लाइबिलिटी। तो जहाँ पर पैसे जा रहे हैं, हमें पे करना है, ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, असेट में या लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में। समझ पा रहे हो ना। असेट में क्या है, जो अपनी असेट्स है, जो प्रॉपर्टी है, जहाँ से पैसे आ रहे हैं वो हम लोग असेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन उसी तरह से जैसे लोन पे कर रहे हैं, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, उसी तरह से ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देना बाकी है, यानी कि पैसे जाने वाले हैं, पे करना बाकी है। सो दिस इज आर लाइबिलिटी। सो दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है, लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है लाइबिलिटी साइड में। क्यों समझ में आ रहा है, का लाइबिलिटी ला चल रहा है, बिकॉज ये एक्सपेंस है, पे करना है आपको, पे एक्सपेंसेस है, आपके पास से पैसे जा रहे हैं, अमाउंट आपके पास से पैसे जो है वो जा रहे हैं, पे करना बाकी है। दैट्स वाई यहाँ पर ऐड किया और लाइबिलिटी में जाएगा, बिकॉज अमाउंट आपको पे करनी है ना, पैसे आपके जाने वाले हैं। दैट्स वाई सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। समझ में आ रहा है, सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा फिर लाइबिलिटी साइड। अगर इसी का ऑपोजिट में ले लूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह आउटस्टैंडिंग, या फिर उसी को दूसरा नाम है एक्रूड, क्या, इनकम। अभी हम लोग ने एक्सपेंस सीखा ना, एक्सपेंस जो देना है, एक्सपेंस मतलब खर्चा हो रहा है, जो पैसे जा रहे हैं तो वो देना बाकी है तो ऐड कर दिया, और पैसे जा रहे, खर्चा बढ़ने वाला है आगे जाके, तो वो लाइबिलिटी हो गई। उसी का उल्टा अगर कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग इनकम, कि इनकम यानी कि पैसे आ रहे हैं अपने पास, इनकम कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, एक तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में होता है या फिर पीएनएल के क्रेडिट में, ठीक है। तो एक तो इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो जो भी इनकम है वो आउटस्टैंडिंग है या अक्रूड है, अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी कि पैसे इनकम आना बाकी है ना, ड्यू है। आउटस्टैंडिंग यानी कि क्या, ड्यू, बाकिया है ना, पेंडिंग है, एक्रूड, पेंडिंग है, बाकी है, ड्यू है, अभी तक मिला नहीं है, क्या है ये, इनकम है, दैट्स व्हाई वो आना बाकी है। तो हम लोग अकाउंटिंग पूरे ईयर का कर रहे हैं, तो इनकम जो आने वाला है वो हमें क्या करना चाहिए रे, ऐड करना पड़ेगा ना। तो अगेन इनकम हम लोग एक तो ये ट्रेडिंग में आ रहा है या फिर पीएनएल में, जैसे कि मान लो रेंट वाला एग्जांपल मैंने लिया कि रेंट रिसीव करना है हमें, 11 मंथ का ही रेंट रिसीव किया, 1 महीने का रेंट अभी तक मिला नहीं है, लेकिन वो आने वाला है, आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पर रेंट में जाकर क्या हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग या फिर ऐड एक्रूड रेंट हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अगेन यहाँ पर एक बात यहाँ पर क्लियर हो रही है कि आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट यहाँ पर भी क्या होगा, ऐड ही होगा। क्यों, क्योंकि बाकी है ना, ड्यू है। जैसा एक्सपेंस में, जैसे हम लोग ने एक्सपेंस में भी ऐड किया आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, वैसे इनकम में भी आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ऐड ही होने वाला है। कहाँ पर ऐड होगा, उस पर्टिकुलर इनकम में जाकर वो क्या होगा, ऐड होगा, पर्टिकुलर इनकम में जाकर ऐड होगा, ठीक है। तो रेंट हो गया, कुछ भी जो भी इनकम आपको दिया है वहां जाकर आउटस्टैंडिंग करके ऐड करेंगे। अभी थोड़ा इमेजिन करो और मुझे बताओ इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि पैसे यहाँ पर आने वाले हैं हमें, है ना, इनकम जो अभी तक मिला नहीं है वो आगे जाके मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, असेट साइड में। दैट्स व्हाई सेकंड इफेक्ट कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, असेट साइड में। क्लियर हो रहा है, इसको याद आप ऐसे भी रख सकते हो, कैसे, सिंपल है, ये बैलेंस शीट है आपका, दिस इज लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज असेट साइड। अभी ध्यान दो, एक्सपेंस की बात कर रहे थे, अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड होगा। ये बात तो ध्यान में रखनी है कि हाँ भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सपेंस साइड में मैंने ऐड कर लिया। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है ना,
कौन सी साइड है ये, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट, आपके तरफ से देखे तो ये लेफ्ट हैंड, तो इसका सेकेंड इफेक्ट भी इधर ही जाकर देना है, लेफ्ट में ही जाकर देना है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में ही जाकर देना है, समझे। उसी तरह से अगर आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करें, ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही होगा, ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट, अभी ये कौन सी साइड हुई, ये राइट हैंड साइड हुई, तो सेकेंड इफेक्ट भी राइट में ही लिखना है मुझे, यानी कि सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इनकम का असेट साइड में जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। याद रखने के लिए आप किस तरीके से भी कर सकते हो, हाँ, लेस ऐड नहीं होगा, वो जाकर डायरेक्टली वहां पर लिखा जाएगा। मान लो ये असेट साइड है ना, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपने ऐड किया, इसका सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में आप जाकर लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है 200 रुपीज, ये ऊपर है 2000, आउटर में आ गए 2200, ओके, इस तरीके से इफेक्ट हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आप असेट साइड में 200, ये आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट जाकर लिखोगे, वहां किसी में एडलेस नहीं होने वाला, ओके, समझे, असेट साइड में। और सिमिलरली वैसे ही लाइबिलिटी साइड में एक्सपेंस का, समझ में आया। एक्सपेंस का इफेक्ट लाइबिलिटी में क्यों जा रहा है, बिकॉज ये पैसे जाने वाले हैं यहां से, एक्सक्यूज, हाँ, ये दोनों एडजस्टमेंट समझ गए आप लोग, दोनों एडजस्टमेंट समझे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दोनों इफेक्ट में आउटस्टैंडिंग जब ये वर्ड दिख रहा है, पहला इफेक्ट हमेशा, ये ध्यान में रख लो, जो भी एक्सपेंस दिया है पर्टिकुलर उसमें जाकर ऐड करना, जो भी इनकम दिया है उस पर्टिकुलर इनकम में जाकर ऐड करना। सेकेंड इफेक्ट याद कैसे रखना है, एक्सपेंस है, पैसे जा रहे, लाइबिलिटी बढ़ेगी अपनी, पैसे जाने वाले, खर्चा बढ़ रहा है ना, लाइबिलिटी बढ़ेगी। इनकम, पैसे आने वाले, इनकम हो रहा है, पैसे आने वाले, असेट बढ़ जाएगी, सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में, है ना। हर एक एडजस्टमेंट के पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजन है, वही रीजन, वही कॉन्सेप्ट, वही लॉजिक समझ कर लेना है, तो करने में आसानी होगी। ये बात समझ गए आप लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम के एडजस्टमेंट्स, ये दोनों एडजस्टमेंट्स क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो बाकी सारे एडजस्टमेंट्स बहुत सारे हैं, वो हम लोग अभी कल के लेक्चर में करेंगे।